अभिषेक और अजय गांव के प्रवेश द्वार चले। वहां के लोगों ने अभिषेक को देखा तो वह हैरान हो गए और वह तो पहले से भी बहुत अलग दिख रहा है, क्योंकि जब अभिषेक ने 1 घंटे से बुजुर्ग से बात की करके कुर्सी से उठ रहा था तो उसने देखा कि कुर्सी कीचड़ और गंदगी से सनी हुई थी और यह गंदगी उसी से आ रही थी और वह कितने सालों से नहाया भी नहीं था, क्योंकि बाहर का तापमान बहुत ज्यादा था और वह बर्फीले पानी में नहीं कूदना चाहता था। अभिषेक ने अजय से पूछा था कि क्या मुझमें से बदबू आ रही है। बुजुर्ग ने कहा हाँ, आ तो रही है। उसके बाद बुजुर्ग ने उसे अपने कपड़ों को ठीक से धोने और उसकी देखभाल करने का मौका मांगा, मगर अभिषेक मना करना चाहता था। लेकिन वहाँ के लोगों ने सुना कि उसके उद्धारकर्ता को धोने का अवसर नहीं मिला है, तो उन्होंने उसे मजबूर किया। वे नहीं चाहते थे कि गांव के बाहर का कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि छाया गांव में मेहमानों का ख्याल नहीं रखता है। जब अभिषेक इस दुनिया में अपना पहली बार नहाया था तो वह वहाँ की कुछ बुजुर्ग महिला उसके कपड़े धो रही थी। अभिषेक को यकीन नहीं था कि उन्होंने यह कैसे किया, लेकिन उसका कोट लगभग सही लग रहा था, लगभग वैसा ही जैसा यह नया हो। जहाँ तक अभिषेक के कोट के नीचे के कपड़ों की बात थी तो उन्होंने फेंक दिए गए थे। इसके बजाय अभिषेक को जानवरों की खाल से बने नए कपड़े का एक सेट मिला। ऐसे ठंडे वातावरण में कपास नहीं उगती, इस वजह से ग्रामीण मुख्य रूप से अपने सूअर और गायों की खाल का इस्तेमाल करके कपड़े बनाने के काम करते थे। जब अभिषेक स्नान करके बाहर आया तो ऐसा लगा जैसे वह एक नया आदमी बन गया है। अभिषेक ने यह भी सोचा कि क्योंकि वह पहले से ही साफ सुथरा है, इसके लिए वह अपने बाल भी काट सकता है और शेव भी कर सकता है। सब कुछ होने के बाद अभिषेक ने अपने नए कपड़े और पुराने कोट पहन लिया। वह अब जंगल में रहने वाला किसी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि किसी गाँव में एक सामान्य युवा योद्धा की तरह दिख रहा था। जब अभिषेक ने अपने तरतीब घर में एक खाली कमरे में रात बिताई तो इस दुनिया में आने के बाद अभिषेक को अब तक की मिली यह सबसे अच्छी नींद थी। अभिषेक बहुत कम ही सोता था, क्योंकि उसका ध्यान कुछ हद तक नींद की पूर्ति कर सकता था। इसके अतिरिक्त जंगलों में सोना खतरनाक था। जागने के बाद अभिषेक को तरोताजा महसूस हुआ और उसने कहा कि वह जाना चाहता है। बुजुर्ग उसे गाँव के बाहर ले आए और सभी गाँव वाले उसे आश्चर्य से देख रहे थे। वह बहुत छोटा था। जब उन्होंने उसे पहले देखा था तो उन्होंने कल्पना भी की थी कि वह 30 साल का व्यक्ति होगा। हालांकि अब अभिषेक मुश्किल एक जवान जैसा दिख रहा था। वह लगभग एक किशोर जैसा लग रहा था। यह दुनिया में आने के बाद अभिषेक थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन उसे अभी भी कुछ बड़ा करना बाकी था। वो मुश्किल 170 सेंटीमीटर तक पहुंच गया था। जब अभिषेक गांव के बाहर पहुंचा तो उसने एक स्टेज देखी जिसके किनारे पर पहिए थे। यह आश्चर्य रूप से छोटा और अभिषेक छोटा था। अभिषेक स्टेट वैगन बहुमुश्किल 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा था। साथ ही उस पर ज्यादा लकड़ी भी नहीं थी। लकड़ी बहुमुश्किल 1 मीटर ऊंचाई तक पहुंच पाई। इससे भी अधिक लकड़ी बारीक काटी गई थी। यह तो ऐसा था जैसे किसी कटी हुई लकड़ी का एक माए का टुकड़ा लिया है और जो 2 बार आधा आधा किया गया है। जब यह कुछ हद तक भारी था, लेकिन अभिषेक को यकीन था कि वह और अधिक खींच सकता है। इसमें स्टेट बैग का लगभग आधा हिस्सा लगता है, इसलिए इसे लगभग 1 घन मीटर लकड़ी आनी चाहिए। अभिषेक ने गाँव के लोगों को मुस्कुराते हुए बुजुर्गों की ओर देखा और अभी अधिक मांगने के लिए खुद को तैयार करना चाहता था। उन्होंने पहले से ही मेरी काफी मदद की है। मैं हमेशा से वो पूरे पैराडाउस में से इस राशि की अतिरिक्त कर सकता हूँ। अभिषेक ने आसपास देखा और देखा कि सब कुछ अभी भी बर्फ में ढका हुआ था। इसका मतलब यह था कि उसे अभी भी स्टेट कार पर पहिए लगाने की जरूरत नहीं थी। अभिषेक ग्रामीणों की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने कहा, आप सभी को धन्यवाद। लोगों ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। बुजुर्गों ने उसे रास्ते के लिए कुछ आखिरी सलाह दी। अभिषेक ने सिर हिलाया और अलविदा कहा। जैसे ही अभिषेक स्टेट बैग की ओर बढ़ा, उस सभी लोगों ने उसके पीछे हाथ हिलाया। अभिषेक ने सामने से रस्सी पकड़ ली और खींचा और स्टेट बैग नहीं चला। अभिषेक ने स्टेट बैग को आश्चर्य से देखा। ठीक है, शायद यह जितना मैंने सोचा था उससे अधिक भारी है। अभिषेक ने अधिक ताकत से खींचा और तनाव के कारण रस्सी जोर से हिल गई और अंत में बहुत अधिक बल लगाने के बाद अभिषेक ने स्टेट बैग को हिला सका। अभिषेक ने लोगों के चेहरे पर हैरानी भरी अभिनय दिखाई और उसने अभिषेक अधिकांश केवल मुस्कुराते, जबकि उन्होंने आह भरी जब उन्होंने देखा कि वह स्टेट बैग को हिला सकता है। यह निर्मित रूप से 1 टन से भी अधिक है। अभिषेक ने सोचा, मैं अपने नए शरीर की ताकत जानता हूँ और 1 टन इतना भारी नहीं है। यह लगभग 1.5 या 2 टन जैसा है। अभिषेक को और अधिक मांगने की इच्छा के बारे में बुरा लगने लगा। गाँव वालों ने जब उसे पहले से ही उससे ज्यादा दे दिया था जितना उसने मांगा था। हालांकि बर्फ की लकड़ी वास्तव में विशाल है। अभिषेक ने सोचा, केवल 1 घन मीटर पहले से ही 2 टन वजन बंद हो रहा है। इसमें से
कोई आश्चर्य नहीं है कि इतने छोटे कार्य में काटा गया है। इस छोटे टुकड़ों में से एक संभव लकड़ी की औसत आकार का टुकड़े जितने भारी है। अभिषेक ने फिर से ग्रामीणों को और अधिक और धन्यवाद हाथ हिलाया और खींचना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही अभिषेक की वॉरियर के स्टेट की अपनी यात्रा शुरू हुई। यह निश्चित रूप से निश्चित नहीं था कि यह कितनी दूर है, लेकिन अजय ने जो कहा था उसके अनुसार स्टोर्ट इंगल जोन दक्षिण पूर्व की ओर अगला जोन होना चाहिए। यह क्षेत्र बहुत असमान है और अभिषेक की पहाड़ों की ढलान और ऊंचाइयों में लड़ना पड़ा। स्टेट बैग को पहाड़ पर खींचना अनिवार्य रूप से कठिन था। अभिषेक के पैर लगातार अपनी पकड़ खो रहे थे और वह भूल रूप से ऊंचाई के विपरीत दौड़ रहा था, क्योंकि उसके पैर लगातार उसके नीचे फिसल रहे थे। यह अनिवार्य रूप से शुद्ध बर्फ पर ग्रीष्मकालीन टायर वाली कार की तरह आगे बढ़ा। पहिए के हर 5 चक्कर में कार केवल एक चक्कर ब्लैक दूरी तक ही चलेगी। यह अनिवार्य रूप से थकाऊ था। इस बीच ढलान बहुत थकाऊ नहीं थी, इसके बजाय वे बहुत तनावपूर्ण थे। अभिषेक मूल रूप से स्टेट के सामने अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर रखकर खड़ा था। स्टेट उसे आगे की ओर धकेल रही थी और अभिषेक ने लगातार अपने पैरों को जमीन पर रगड़कर इसे धीमा कर रखा था। उसके नए जूते केवल 2 घंटे में ही जी भर के तनाव में गुजर चुके थे। हालांकि आश्चर्य रूप से जूते एक टुकड़े में ही रहे। 2 घंटे बाद एक और ढलान पर चढ़ने के बाद अभिषेक की आंखें आश्चर्य से सदमे में चौड़ी हो गई। तो यही मतलब था अभिषेक ने अजय ने कहा था कि मुझे टॉप ईगल जोन के रास्ते में एक मजेदार आश्चर्य मिलेगा। अभिषेक ने सोचा। अभी अभिषेक भूमिस्खलन विशाल ढलान की सीमा पर था। इससे भी अधिक अभिषेक ने देखा कि वह मूल रूप से एक पहाड़ की चोटी पर है। जब अभिषेक ने अपने तलवार और अपने पीछे देखा तो अपेक्षा समृद्ध जमीन दिखाई दी, लेकिन जब उसने दूर तक देखा तो उसे ऊंचाई से सब कुछ उससे बहुत नीचे था। अभिषेक कई किलोमीटर दूर तक देख सकता था। यह वास्तव में एक पहाड़ है, अभिषेक ने आश्चर्य से सोचा। यहाँ तक कि राम का बगीचा भी इस पहाड़ पर है। यह पहाड़ कितना विशाल है। अभिषेक ने पीछे मुड़कर पहाड़ की ओर देखा और उसे अभी भी कई विशाल पहाड़ दिखाई दे रहे थे। इस समय अभिषेक को आइस मैना की हलचल भी महसूस हुई। अभिषेक को ऐसा महसूस हुआ जैसे पहाड़ की सारी बर्फ मैना ढलान से नीचे बह रही है। क्या इसका मतलब यह है कि आइस वायुमन इस पहाड़ पर कहीं है, अन्यथा इससे इतना बर्फ का मैना नीचे क्यों बहेगा? अभिषेक ने सोचा था कि निवासी इसलिए जानवर बहुत दूर था, लेकिन वह पता चला कि वह उससे कहीं अधिक करीब है जितना उसने सोचा था। राम के बगीचे में वह नदी कहाँ से आती है? अभिषेक ने सोचा। अभिषेक के दिमाग में कई विचार आ रहे थे, लेकिन जल्दी अपने विचार उसने भूमि से विचलित हो गए। विशाल ढलान के नीचे का क्षेत्र अभी भी बर्फ से भरा हुआ था, लेकिन जमीन कहीं अधिक समतल थी। अभिषेक को अब इस सभी ढलानों में से जुड़ना पड़ेगा। फिर अभिषेक ने सिद्धि पर एक शहर देखा। यह शायद 10 किलोमीटर से अधिक दूर था, लेकिन वहां तक का रास्ता कम एक लंबी ढलान वाला है। अभिषेक ने अनुमान लगाया कि वह शहर की तुलना में ऊंचाई में लगभग 2 किलोमीटर अधिक है। अभिषेक ने शहर की ओर देखा, फिर उसने ढलान की ओर देखा, फिर उसने तेज की ओर देखा। अभिषेक को भयानक विचार आया। यह बेवकूफ़ी भरा विचार है, लेकिन यह करना चाहता हूँ, अभिषेक ने सोचा। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसे मजा भी आ रहा था। अभिषेक बग्गी के पास गया और उसे ढलान के किनारे पर खींचने लगा। बग्गी नीचे फिसलने लगी और अभिषेक उसके ऊपर कूद गया। आइसवुड के सामने इतनी ही जगह थी कि वह बैठ सकता था और उसने वैसा ही किया। प्रारंभिक तैयार का कुछ धीमा था, लेकिन फिर यह और तेज हो गया। सबसे पहले अभिषेक को घबराहट महसूस हुई, फिर जैसे जैसे बग्गी तेज होती गई उसे उत्साहित और हो गया। फिर वह फिर से घबरा गया और फिर से भयभीत हो गया। लगभग 20 सेकंड के बाद बग्गी प्रभावशाली गति से ढंग तक बढ़ गया और ऐसा लग रहा था कि यह और भी तेज होता जा रहा है। सबसे पहले बग्गी ने अभिषेक के केवल एक हवा लाई थी, लेकिन अब हवा तेजी से एक भयानक तूफान में बदल गई। अभिषेक ने महसूस किया कि उसके नीचे की बग्गी हिल रही है और उसे यकीन था कि उसने किसी बिंदु पर एक दरार की आवाज सुनी थी। जैसे ही बग्गी कुछ ही सेकंड में 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, उसके अभिषेक की सांसें और हृदय गति तेज हो गई। फिर यह 200 किलोमीटर प्रति घंटे के तक पहुंच गई, फिर 250 की। फिर गति गिरते हुए मनुष्य की वेग में पहले से ही थोड़ा तेज था, उतनी तेज थी जितनी एक हवा को अनुरूप होना चाहिए। कि आंखों पर चश्मा था। अभिषेक ने नहीं किया। अभिषेक को पहले से ही पछतावा होने लगा कि वह उस मूर्खतापूर्ण विचार से गुजरा। ढलान शहर के सामने लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होगी, जिससे अभिषेक को अपने पैरों से बग्गी को धीमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने शायद कुछ अन्य देख लिया
है। क्या बग्घी एक टुकड़े में रह सकता है? अभिषेक ने डरते हुए सोचा। 1 टन से अधिक बर्फ की लकड़ियों को यहाँ से क्या यह बग्घी 300 किलोमीटर या कुछ और से जैसी किसी चीज का प्रतिरोध करने के लिए भी डिजाइन किया गया है? सच में मुझे लगता है कि मैं हाथी से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा हूँ। उसने अपने ऑक्टोपस का पीछा किया था। जब कोई गुजरती हुई बग्घी के पास खड़ा होता तो उसे केवल एक छाया ही अपने पास से गुजरती हुई दिखाई देती। उसके बाद एक भयानक तूफान उस पर हमला कर देता। अभिषेक लगभग 4 किलोमीटर तक फिसल चुका था। तभी कुछ हुआ। दूर एक पेड़ के पीछे से 3 लोग कूदे और ढलान की ओर चल पड़े। जब अभिषेक ने उन तीनों लोगों को देखा तो उसने दिमाग से काम करना लगभग बंद कर दिया। क्या वे आत्मघाती थे? अभिषेक को यकीन था कि उन्होंने उस पर ध्यान दिया है, क्योंकि उन्हें इन क्षण उसे देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह लड़का छाया गांव से आया है। हमने बड़ी सफलता हासिल की है, लड़का, एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक अन्य व्यक्ति हंसा, जबकि तीसरा व्यक्ति केवल यहाँ आ रही बग्घी को गंभीरता से देख रहा था। जल्दी करो, गार्ड ने शायद हमें पहले ही देख लिया है, तीसरी आदमी चिल्लाया। हाँ हाँ, बस 1 सेकंड के लिए शांत हो जाओ, ठीक है, हमें यह मिल गया, पहले आदमी ने झुंझलाने के साथ कहा। चल दर। फिर तीनों लोग पास आ रहे बग्घी की ओर बढ़े। कदम। अभिषेक अपनी पुरानी ताकत से चिल्लाया। अफसोस की बात है कि वह अभी भी बहुत दूर था, जिससे उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उन्होंने कहा, हटो हटो। दूसरे आदमी ने हंसी के साथ कहा। क्या उस आदमी को एहसास नहीं है कि हम डाकू हैं? उसने पूछा। तीसरे व्यक्ति ने समझाया। बहुत से लोगों का मानना है कि जब ढलान से नीचे फिसल रहे होते हैं तो उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। उन्हें लगता है कि कोई भी उनके बग्घी को रोकने को तैयार नहीं होगा। पहले आदमी ने मुस्कुराहट के साथ आती हुई बग्घी को देखा। अफसोस की बात है कि उसने इस बात का एहसास नहीं है कि हम सभी मिड शोल्डर में हैं। हम आसानी के एक मात्र बग्घी को रोक सकते हैं। इस बीच अभिषेक ने दूर से अपनी ओर दौड़ रहे लोगों को डर के साथ देखा। क्या वे पागल है? यहाँ तक कि अगर मैं इस बग्घी के चपेट में आ गया तो मैं पूरी तरह से नष्ट हो जाऊंगा। उसने बग्घी का वजन 1 टन से अधिक है और वह लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अभिषेक ने सोचा। हटो नहीं तो मारे जाओगे, अभिषेक चिल्लाया। इन कुछ सेकंड में अभिषेक पहले से ही कई 100 मीटर आगे बढ़ चुका था और वह तीनों से केवल लगभग 200 मीटर दूर था। तीनों लोग अभिषेक की ओर बढ़ते रहे, लेकिन वे धीरे धीरे रुक गए। क्या वह बग्घी कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है? ओह बकवास। क्या आपने कभी किसी चीज को दूर से तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा है? जब कोई चीज सीधे दर्शक के सामने आती है तो यह देखना मुश्किल होता है कि वह कितनी तेज चल रही है। डाकुओं ने सोचा था कि यह कोई गांव का कोई आदमी है जो कुछ खरीदने आया है। उन्होंने सोचा था कि वह शायद दवा या ऐसा ही कुछ खरीदने के लिए यहाँ आया है। आखिरकार गांव के लोग बिना किसी अन्य कान के शहर में कम से कम आते थे। बग्घी को ढलान पर खींचना बहुत थका देने वाला था, परेशानी भरा था। ये यह भी सुनिश्चित कर चुके थे कि अभिषेक के बग्घी पर कोई बड़ा सामान नहीं था। क्यों? सबसे पहले अभिषेक बहुत दूर था। दूसरा, अभिषेक का शरीर उसके पीछे आइसवुड के एक बड़े हिस्से को रोक रहा था। तीसरा, कोई भी डिलीवरी व्यक्ति इस ढलान से नीचे चलकर अपने माल को जोखिम में नहीं डालेगा। जो 3 डाकुओं के दिमाग में बग्घी का वजन लगभग 150 किलोग्राम था, जिसमें उस पर सवार व्यक्ति भी शामिल था, और यह संभव अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल रहा होगा। 2 लोग ने बग्घी को रोकने के लिए उसके किनारे को पकड़ लिया, और जब तीसरे ने सवार को धमकी दी होगी तो अफसोस की बात है कि वे अपनी गन में व्यस्त थे। इससे भी अधिक उन्होंने तभी खुद नोटिस किया था कि जब अभिषेक 200 मीटर दूर था, 300 प्रति किलोमीटर की तेजी से। ये 300 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली कोई सी चीज पर सेकंड 100 मीटर से थोड़ी कम गति से चलती है। वह 10 सेकंड में कुछ अधिक समय में किलोमीटर की दूरी थी। यहाँ स्पष्ट रूप से तेज हुआ। स्पेक्स में डाकुओं को संदेह होने के बाद उसके पास चकमा देने के लिए केवल 2 सेकंड बचे थे। समय का तीसरा व्यक्ति तुरंत किनारे पर कूद गया, क्योंकि वह पूरे समय बहुत सावधान रहा था। इसके लिए धन्यवाद, वह बग्घी से बच निकला था। बाकी दोनों उत्तर भाग्यशाली नहीं थे। पहले आदमी किनारे की ओर कूदने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके पैर अभी भी बग्घी के रास्ते में थे। जैसे ही बग्घी डाकू के पैरों से टकराया, खून की विस्फोट हुआ। उसका एक पैर दूर जा गिरा, जबकि दूसरी मुश्किल से कुछ मांस और त्वचा के सहारे टिका रहा। डाकू का शरीर विपरीत गति से घूमने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा लड़का बहुत दूर तक कूदने में कामयाब नहीं हो सका। बग्घी का दाहिना हिस्सा उसके पेट से टकराया।
खून की बौछार से अभिषेक पर हमला कर दिया और एक कटा हुआ पैर उसकी छाती में लगा, जिससे उसकी कई पसलियां टूट गई। हालांकि अभिषेक को अपनी चोट की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी जो हुआ था उसे संभालने के लिए व्यस्त था। क्या मैंने किसी को मार डाला? अभिषेक ने आश्चर्य से सोचा। कुछ सेकंड के लिए अभिषेक का दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन स्थिति की ताकत ने तुरंत उसका जगा दिया। ढलान का कोण बाहर बाहर शाम है, मुझे मुझे बग्गी को रोकना होगा, अभिषेक ने सोचा। अभिषेक ने अपने पैर जमीन पर रख दिए, लेकिन उसने उसे वापस खींच लिया। जब उसने जमीन को थोड़ा सा छुआ ही था तो उसका पैर लगभग फट चुका था। वे बेवकूफ नहीं लग रहा था। इतने लंबे समय में पहली बार अभिषेक वास्तव में भयभीत हो गया था। शहर की दीवारों से टकराने वाला हूँ। अभिषेक घबरा रहा था। बग्गी उसके तेज से जा रहा था। वह इसकी दिशा भी नहीं बदल सका और ना ही ब्रेक लगा सका। कुछ सेकंड की घबराहट के बाद अभिषेक समतल जमीन पर पहुंच गया, लेकिन बग्गी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली नहीं थी। यह तो चलता ही जा रहा था। नीचे कूदे। जब अभिषेक अभी भी 1 किलोमीटर से अधिक दूर था, तब शहर की दीवारों से एक जोरदार चीख सुनाई दी। अभिषेक ने यह भी नहीं सोचा कि इतनी दूर से वह चीख इतनी तेजी से सुनाई दे रही है। तेजी से घूरते परिवेश को देखकर अभिषेक ने बगल की ओर देखा। ऐसी चीज से कैसे छलांग लगानी चाहिए कि जो इतनी तेजी से घूम रही है। हालांकि अभिषेक का दिमाग, जो तनावपूर्वक स्थितियों का आदी हो चुका था, तुरंत एक समाधान लेकर आया। अभिषेक ने दांत पीस लिए और आशा करते ही यह काम करेगा। अभिषेक ने अपना बायां हाथ 2 सेकंड के लिए अपने पीछे आइस बोर्ड पर रखा, जिससे 2 सेकंड में अभिषेक ने बहुत सारा आइस मैना अवशोषित कर लिया और फटने की परिस्थिति अनुवर्ती प्रकट हुई। फिर अभिषेक ने एक गहरी सांस ली और वहां से अपने शरीर की रक्षा करते हुए किनारे की ओर कूद गया। अभिषेक के लिए सब कुछ धीमी गति से प्रतीत होता था। अभिषेक जमीन पर गिरा और उसका शरीर पूरी तरह से इधर उधर फेंका गया। अभिषेक हवा में कई बार घूमा और उसने महसूस किया कि अभी केंद्रीय बल उसकी बाह की ओर खींच रहा है। दूसरा झटका और अभिषेक की कई हड्डियां टूट गई। अभिषेक पूरी तरह से अपनी दिशा को खो बैठा था और उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ जा रहा है। अभिषेक ने किसी चीज से बाहर किया, लेकिन थोड़े समय के प्रतीत के बाद उसने रास्ता छोड़ दिया। अभी अभी उसके शरीर पर जो बल लगा उसे लगभग उल्टी महसूस हुई। अभिषेक फिर से जमीन पर गिरा और उसका कंधा टूट गया। उसके बाद वो ठीक चीज पर बाहर किया जो उसके बल के नीचे तुरंत रास्ते दे गई। कई और हिट के बाद अभिषेक अंत रुक गया। अभिषेक जमीन पर लेट गया और उसे लगा जैसे वह मर रहा है। फिर भी जबकि बाकी सभी को ऐसी स्थिति में होने पर निराशा महसूस होगी, अभिषेक ने केवल आकाश की ओर सदमे में देखा। मैं अभी भी जिंदा हूँ। अभिषेक को पता था कि वह जीवित रहेगा, क्योंकि वह इसी तरह से अनुभवों से गुजर चुका था। वह जानता था कि मन उसके शरीर को ठीक कर देगा। अभिषेक ने किसी अवश्य रूप से शक्तिशाली चीज के टकराने की आवाज सुनी और वह जानता था कि वह केवल बग्गी हो सकती है। मैं बहुत परेशानी में हूँ। टकराना। इसके बाद और अधिक विस्फोट आवाजें आने लगी और अभिषेक अपने द्वारा किसी किए गए नुकसानों को देखना नहीं चाहता था। दो और आवाज के बाद वह रुक गया। अभिषेक वहीं लेटा रहा। मुझे उस सब के लिए भुगतान कैसे करना चाहिए, उसने सोचा। क्या मैं भगवान के रूप में आइसवुड लेके? कितने लोग घायल हुए? बातचीत में मुझे लगता है कि मैंने उस डाकुओं में से एक को मार डाला है। अभिषेक ने केवल आकाश की ओर देखा, क्योंकि वह अभी भी कुछ हुआ था उसके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था। लगभग 1 मिनट तक लेटे रहने और जो कुछ उसने किया उसके बारे में सोचने के बाद अभिषेक धीरे से खड़ा हो गया। अभिषेक ने पकड़बंद कदमों की आवाज सुनी और उसने पहली बार अपने आसपास की ओर देखा। वह सड़क के किनारे से जंगल में था। जिन चीजों पर मैंने मुक्का मारा था वे पेड़ थे। अभिषेक को एहसास हुआ जब उसने कई नष्ट हुए पेड़ों को देखा। अगर मेरा शरीर अभी भी सामान्य होता तो पहला पेड़ मुझे मार डालता। अभिषेक अपने पीछे जंगल में विनाश का निशान छोड़ गया था। ओह, आप हिल सकते हैं, एक कर्कश आवाज ने आश्चर्य से और थोड़े मनोरंजन के साथ कहा। अभिषेक ने पलट कर देखा और उस 5 आदमी देखे। उनमें से एक सबसे आगे खड़ा था और उसने चमकीली चांदी का कवच पहन रखा था। उसके पीछे के चारों ने पूरे लोहे के कवच पहन रखे थे। मैंने क्या नुकसान पहुंचाया है? अभिषेक ने पूछा। अगले व्यक्ति को यह इस पक्ष का अनुमान था कि, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह पहला पक्ष होगा। कुछ नहीं, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे अभिषेक तुरंत सतर्क रह गया। कुछ समय तक अभिषेक को यह भी यकीन नहीं था कि उसने यही सुना था या नहीं। कुछ नहीं, उन्होंने पुष्टि के लिए पूछा। हाँ, कुछ नहीं, अग्नि व्यक्ति को कठोर हंसी के साथ उत्तर दिया। कैसे? अभिषेक चिल्लाया। अग्नि व्यक्ति के पीछे से
पीछे के 4 व्यक्ति चुप चुप थे, लेकिन अग्नि व्यक्ति जोर से हंसा। पृथ्वी जादूगर बहुत उपयोगी है, उन्होंने कहा। इसके अलावा क्या आप ईमानदारी से मानते हैं कि ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ और व्यापारी हर समय अपने बग्घी पर नियंत्रण खो देते थे? हालांकि मुझे यह कहना होगा कि आपका मामला उन सभी से उल्लेखनीय था। बग्घी पर 1 टन से अधिक बर्फ की लकड़ियां थी और इसे रोकने के लिए अर्थपेटिंग लगे। उन कुछ मूल्यवान भी निगलना पड़ा उसे इसे रोकने के लिए गोलियां। बेशक आपको उनके लिए भुगतान करना होगा। अभिषेक अभी भी उलझन में था। उन्होंने ऐसा कुछ कैसे रोका? उन 3 आदमियों के बारे में क्या जिनके ऊपर मैं दौड़ा था? अभिषेक ने पूछा। ओह, वे उनके बारे में चिंता मत करो। वे कुछ समय के एक डाकू बने हुए हैं, आदमी ने कहा। उनके लिए इनाम भी है। अभिषेक को ऐसी ही कुछ उम्मीद थी, लेकिन वह अभी भी थोड़ा आश्चर्यचकित था कि गार्ड डाकुओं के भाग्य के बारे में भी हंसा। क्या वे जीवित रहे? गार्ड ने प्रत्यक्ष होकर कहा। उनमें से एक की टक्कर से मौत हो गई थी। उनमें से एक को हमने खत्म कर दिया था और आखिरी वाला भाग गया था। हम फिलहाल आखिरी का पीछा कर रहे हैं। आपने हमारी बहुत अच्छी सेवा की है, लेकिन आपको हमारी मदद के लिए भुगतान भी करना होगा। जादूगरों को जो गोलियां खानी थी वे इनाम की तुलना में थोड़ी अधिक महंगी थी, लेकिन मैं आपके इनाम से कर्ज चुकाने को तैयार। इन तीनों लोगों ने मुझे बहुत लंबे समय तक परेशान किया था। अभिषेक को अपने सीने में दबाव महसूस हुआ जब उसने सुना कि उसने किसी को मार डाला है। अभिषेक ने बहुत सारे जानवरों को मार डाला था, लेकिन एक इंसान को मारना फिर भी अलग बात थी। गार्ड ने अभिषेक की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। ओह, क्या वह आपकी पहली हत्या थी? उसने पूछा। अभिषेक ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। या तुम भाग्यशाली हो? गार्ड ने राटे लेते हुए कहा। भाग्यशाली? अभिषेक ने चौंकते हुए पूछा। इसमें भाग्यशाली क्या है? हाँ, भाग्यशाली, गार्ड ने दोहराया। न केवल आपकी पहली हत्या एक दुर्घटना थी, बल्कि आपने एक डाकू को भी मार डाला था। किसी अन्य सैनिक या नागरिक की हत्या करने की तुलना में इसे स्वीकार करना बहुत आसान है। आपके भाग्यशाली की तुलना में मेरा पहली हत्या एक फांसी थी। अभिषेक के लिए एक और इंसान की जान लेने की बात स्वीकार करना अभी भी मुश्किल था। ओह चलो, गार्ड ने करीब आते हुए कहा। इससे उबर जाएगी। यह वास्तव में आपके लिए एक अच्छी बात है। इससे आपको वॉरियर एकेडमी में मदद मिलेगी। अभिषेक की आंखें चौड़ी हो गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां जाना चाहता हूँ? उसने पूछा। जो कुछ भी हुआ था उसने। अभिषेक अभी भी थोड़ा हैरान था। आप युवा है, आपके पास बहुत शक्तिशाली शरीर है। इस तरह को देखते हुए कि इस सब के बाद भी जीवित है और आप 1 टन बर्फ की लकड़ियां के साथ दक्षिण पूर्व की ओर आए और यात्रा कर रहे हैं। वह बर्फ की लकड़ियां स्पष्ट रूप से विशेष परीक्षा के लिए है। गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा आप वॉरियर अकेडमी के एक छात्र की तरह महसूस करते हैं। ओह, गार्ड ने पीछे मुड़कर और अपने सिर से सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा। गार्ड ने अपने आदमियों को पास दिया और चलता बना। कुछ सेकंड बाद अभिषेक ने फिर से ढलान देखी और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अभिषेक ने ढलान पर बिखरे मलबे का एक लक्षणीय पहाड़ देखा। पूरा ढलान पूरे पत्थरों से ढका हुआ था। हमारे पृथ्वी पर प्रशिक्षुओं में से पत्थर से बनी कई दीवारें बनाई, गार्ड ने समझाया, जबकि अभिषेक ने परिणाम देखा। आपकी बग्घी 8वें द्वार रोके जाने से पहले उसमें से 7 को पार कर गया था। यह एक नया रिकॉर्ड है। पुराना रिकॉर्ड केवल 3 को पार करने में कामयाब रहा था। काफी प्रभावशाली। जब अभिषेक ने सुना शहर ने उसकी बग्घी को रोक दिया है तो वह आश्चर्यचकित रह गया। इसे पत्थर की दीवार से रोका था तो अभिषेक को कहीं भी लकड़ी के टुकड़े के कैसे नहीं दिखे। ओह, ढलान के अंत तक चलते हुए गार्ड ने फिर आदेश दिया। अभिषेक ने गार्ड का पीछा किया और आखिरकार समूह भरे पत्थर से बनी एक छोटी दीवार पर पहुंच गया। हालांकि दीवार सीधी नहीं बल्कि झुकी हुई थी। ओह, गार्ड ने आश्चर्य से कहा। यह आपका इसे देखेंगे? आखिरकार दीवार नष्ट नहीं हुई थी, लेकिन आपकी बग्घी इसे आधार से तोड़ने में कामयाब रहा। मुझे लगता है कि हम इसे 8वीं दीवार के टुकड़े टूटने के रूप में भी गिन सकते हैं। देखो, गार्ड ने दीवार के टुकड़े की ओर बढ़ते हुए कहा। गार्ड ने दीवार के टुकड़े पर हल्के से लात मारी और दीवार 2 मीटर से अधिक दूर तक उड़ गई। जाहिर है कि उतनी हल्की नहीं थी जितनी लग रही थी। अभिषेक ने नजर घुमाई और अपने बग्घी के सामने देखा और उसकी आंखें फिर से चौड़ी हो गई। सामने का हिस्सा मुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी एक टुकड़ा था। कैसे? यह अभी भी एक टुकड़े में कैसे है? अभिषेक ने चौंकते हुए पूछा। गार्ड हंसा। बग्घी को हल्के से लात मार दी। टकराना। पूरे परिवेश में एक विस्फोट ध्वनि गूंज उठी, लेकिन बग्घी थोड़ा सा भी किनारे की ओर मुड़ा। यह अभी भी एक टुकड़े में था। गार्ड मुस्कुराहट के साथ अभिषेक की ओर मुड़ा। गार्ड ने हंसते हुए कहा। आइसवुड कठिन है। यह सोचना कि आपके पास वास्तव में आइसवुड से बनी बग्घी हो, यह सबसे असाधारण चीजों में से एक है कभी देखा है।